हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में चतुर्भुज से संबंधित जितनी भी आकृतियां हैं जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत के फार्मूला और पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझेंगे ताकि इनको समझने के बाद मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप देखते ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यदि आप सरकारी जॉब के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें मैथ के किसी चैप्टर से रिलेटेड आपका डाउट रहता है या वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस चैप्टर का नाम इस कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि उस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा करके वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूँ ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड फिर कभी आपका प्रॉब्लम ना हो। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आयत जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, ABCD, और इस रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो पहला सबसे बेसिक पॉइंट कि रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AD बराबर BC, AB बराबर में CD। AD आपका लंबाई हो जाएगा और ये CD आपका चौड़ाई हो जाएगा। अगर ये लंबाई है तो ये भी आपका L के बराबर हो जाएगा, ये भी आपका B के बराबर हो जाएगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो ये आपका L, ये आपका चौड़ाई। एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, रेक्टेंगल में ये जो भुजाएं होती है ना एकदम सीधी खड़ी रहती है और मैं आपको बता चुका हूँ ट्रायंगल वाले वीडियो में कि जब दो भुजाएं एकदम सीधी खड़ी रहे तो उसके साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनता है। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल की प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यानी कि दूसरा पॉइंट, रेक्टेंगल के प्रत्येक कोण बराबर होंगी 90 डिग्री के साथ। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर में 90 डिग्री। एक और बात ध्यान देगा दोस्त, रेक्टेंगल में हमेशा लंबाई चौड़ाई से अधिक ही होगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से अधिक ही होगी। जैसे इस बोर्ड को देख लीजिए, ये बोर्ड भी आपका रेक्टेंगल आकृति का है जिसमें ये आपका लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है, जिसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं दोस्त, यदि इस रेक्टेंगल में B से D तक एक विकर्ण लिया जाए और A से C तक दूसरा विकर्ण लिया जाए तो ये आपका D1 मान लेते हैं कि डायगोनल 1 है और इस विकर्ण को हम डायगोनल 2 ले लेते हैं। तो A से C तक की लंबाई निकालते हैं दोस्त, विकर्ण की लंबाई AC, यानी कि इसको D2 बोलेंगे। ध्यान देखिए दोस्त, A से C तक हमें निकालना है तो ABC त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज में एक 90 डिग्री कोण बन रहा है और जब एक त्रिभुज में 90 डिग्री कोण बने तो वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री सामने वाला कोण होता है, यानी कि AC बराबर में लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको निकालते हैं, इस BD यानी कि D1 की लंबाई ध्यान दीजिए दोस्त, BD की लंबाई निकालनी है तो इस त्रिभुज को देखिए BCD में यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री सामने वाला कोण होता है, यानी कि कोण बराबर में स्क्वायर रूट लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये डायगोनल 2 डायगोनल 1 की वैल्यू बराबर हो जा रही है, यानी कि रेक्टेंगल की दोनों विकर्ण बराबर होती हैं। क्लियर हो गया? तो आप नोट्स कर लीजिएगा D1 बराबर में D2। एक और तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बराबर है। दूसरा तरीका क्या है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में जब देखते हैं तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण आपका BD है और इस विकर्ण को देखते हैं तो इसके सामने भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने ये, 90 डिग्री के सामने ये, यानी कि कोण बराबर
तो भुजा भी बराबर, क्योंकि त्रिभुज में भुजा अपने समकोण कोण के समानुपाती होती है, इसलिए 90 डिग्री के सामने ये, 90 डिग्री के सामने ये, तो इस तरह से भी विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट को देखते हैं दोस्त। ये जो विकर्ण है ना, दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक विकर्ण D1 दूसरे विकर्ण को D2 को समद्विभाजित 90 डिग्री पर नहीं, करती है, और शीर्ष कोण को, इस कोण को समद्विभाजित नहीं करती है, और शीर्ष कोण समद्विभाजित नहीं करती है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्त, क्योंकि जितने भी प्रश्न रेक्टेंगल के अंतर्गत आएंगे, ये पॉइंट अगर समझ लीजिएगा तो आसानी सॉल्व कर देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, विकर्ण D1 D2 को समद्विभाजित करती है 90 डिग्री पर नहीं, यानी कि ये जब A से C तक जब चलती है तो इस विकर्ण को आधी भागों में बांट देती है। यानी कि अगर D1 है ना, तो ये जब ऐसे चलेगी तो ये D1/2 कर देगी, यहाँ से D1/2, इसको D1/2। ठीक है, और जब ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक जब खींचा जाएगा तो इसको 2 बराबर भाग बांट देगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि D2 है ना, तो ये आपका D2/2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये आपका D2/2। ये क्लियर है? चलिए, और साथ में 90 डिग्री का कोण, यहाँ मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। ABCD, ये जब दो विकर्ण जब हम लेते हैं तो आप जानते हैं कि एक लाइन पर जब दूसरा रेखा आए तो इस पॉइंट पर 2 कोण बनते हैं, और दोनों कोणों का योग 180 होता है। यानी कि अगर यहाँ पर 60 बनेगा तो यहाँ पर 120 बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर थीटा बनेगा तो यहाँ पर में 180 माइनस थीटा। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, तो अगर लंबाई अधिक है तो इसके सामने वाला कोण भी इसकी अपेक्षा बड़ा होगा। क्लियर है? क्लियर है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा तो आपका पता चल गया होगा। और शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते। समद्विभाजित कब करती है? आपको बता चुका हूँ कि जब 2 भुजा बराबर हो उसके बीच से अगर खींचा जाए कोई शीर्षलंब तो वो कोण समद्विभाजित होती है। ठीक है, तो दोनों कोण तो बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो समद्विभाजित तो होगा नहीं। ये क्लियर है? चलते हैं 5वें पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। ABCD का क्षेत्रफल यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्त? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC को देखिए और त्रिभुज ADC को देखिए। इसमें चौड़ाई है, इसमें भी चौड़ाई है, B है, इसमें भी लंबाई, इसमें भी लंबाई है, दोनों बराबर है। और ये जो विकर्ण है दोनों में, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें हम, और निकाल करके इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा। यानी कि इस तरह से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो पूरा नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा क्योंकि ये 2 भाग है, 1 भाग 2 भाग है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1/2 गुने AB, 1/2 गुने AB, AB कितना है? B,
अगुने एल, अगुने इस दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो गुने साइन 90। ठीक है, 2 से गुना हुआ है तो 2 2 खत्म, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई इसका फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। कैसे आया ये बात समझ लीजिए। चलिए दोस्त दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस रेक्टेंगल की चारों त्रिभुज बराबर होती है, यानी कि एरिया ऑफ बीओसी, त्रिभुज बीओसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एओडी बराबर त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी। देखते हैं दोस्त ये आखिर चारों त्रिभुज बराबर क्यों होते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। इस त्रिभुज के देखते हैं तो ये आपका d1/2 है, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका d2/2 है। ठीक है, ये आपका d1/2, ये d2/2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त इस त्रिभुज को देखते हैं। तो इस त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है सूत्र, 1/2 गुने BO, तो BO कितना है d1/2 गुने d2/2, इसके बीच का कोण कितना है साइन थीटा गुने साइन थीटा। ठीक है, यानी कि BOC का क्षेत्रफल आपका इतना आया। चलिए अब COD का क्षेत्रफल निकाल कर देखते हैं कि ये दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्त 1/2 गुने CO कितना है d2/2 गुने OD कितना है d1/2। अब बीच का कोण कितना है 180 माइनस थीटा, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना है, इसका इतना है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल साइन 180 माइनस थीटा है। और आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर में आपका साइन थीटा ही होता है। अगर आप त्रिकोणमिति जानते होंगे तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, यानी कि इसके जगह पे आपका साइन थीटा, यानी कि दोनों बराबर हो गए, यानी कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, यानी कि इसके क्षेत्रफल के बराबर ये, इसके क्षेत्रफल बराबर ये, यानी कि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होते हैं रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो कितना है तो होता है दोस्त एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको निकाल लेते हैं। 1/2 गुने d1/2 गुने d2/2 गुने साइन थीटा। ठीक है, और ये d1 d2 रेक्टेंगल के बराबर होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्लियर है, तो d1 d2 बराबर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी 4 4 8 गुने 8 साइन थीटा। क्लियर है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, ताकि रेक्टेंगल से रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आए आप आसानी सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये चार त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया, सभी के सभी बराबर है। यदि ABCD का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर डायगोनल दिया है तो, यानी कि विकर्ण दिया है तो क्षेत्रफल, यानी कि पॉइंट नंबर 7 क्षेत्रफल, यानी कि ABCD के क्षेत्रफल हम जब निकालने जाएंगे तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, इसमें अगर 4 से गुना कर देंगे इसको निकाल करके तो पूरा नहीं निकल जाएगा, इसमें हम 4 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, तो BOC का क्षेत्रफल कितना 1/2, तो इसका निकल चुका है इतना, तो विकर्ण स्क्वायर बटा में 8 गुने साइन थीटा, इसका क्षेत्रफल इतना, और ये 4 है ना, 4 भाग है ना, तो 4 से मैंने गुना कर दे रहा हूँ, 4 दूनी 8, यानी कि विकर्ण स्क्वायर
बटा 2 गुने साइन थीटा। अगर रेक्टेंगल में केवल विकर्ण दिया रहे तो आप इस तरह से विकर्ण का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा समझते हैं दोस्त। रेक्टेंगल का परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्त? परिमाप, पेरीमीटर। ध्यान देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया था कि बाहरी भुजाओं का योग ही आपका उसका परिमाप होता है। ठीक है, यानी कि एल बी यानी कि 2l + 2b जब जोड़ते हैं तो 2l + 2b यानी कि 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 2 × l + b। यह आपका रेक्टेंगल का परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकल गया। राइट है। चलते हैं रेक्टेंगल से रिलेटेड एक और पॉइंट से, उसको थोड़ा समझ करके नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, यदि रेक्टेंगल के अंदर किसी बिंदु से विकोण को मिलाया जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, A B C D, इसको मैं P मान ले रहा हूँ। तो इस स्थिति में देखिए दोस्त, AP² + PC² बराबर BP² + PD²। तो ये हो गया रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, जिसको समझने के बाद रेक्टेंगल से रिलेटेड कैसे भी प्रश्न आए आप आसानी सॉल्व कर दिएगा। ठीक है, तो चलते हैं रेक्टेंगल का एक और भाई है, उसको थोड़ा समझते हैं, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। ABCD। जैसे कि समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल का भाग है, उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो पहला बेसिक पॉइंट कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी कि AD बराबर BC, AB बराबर में CD। तो इस AD को मैं लंबाई ले रहा हूँ, इस CD को मैं चौड़ाई मान रहा हूँ। तो ये भी आपका L हो जाएगा क्योंकि बराबर होंगे, ये भी आपका B चौड़ाई हो जाएगी। तो ये आपका B, ये आपका L हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात ध्यान देंगे दोस्त, रेक्टेंगल में क्या होता था कि भुजा एकदम सीधी होती थी, तो प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री बन जाता था। इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया गया है, तो कोण पर ऐसे हो गया तो 90 डिग्री तो बनेगा नहीं, मतलब कि कोण पर 90 डिग्री नहीं बनेगा। बट ये जो भुजाएं हो ना, ये समांतर हो जाएगी, यानी कि AD समांतर BC, AB समांतर CD। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, आखिर समांतर होता क्या है? ठीक है, थोड़ा समझिए दोस्त। मान लीजिए कोई लाइन है, जब एक लाइन पर दो रेखाएं खींची जाए और दोनों रेखाएं समान कोण के साथ झुकी हुई हो, तो उस दो लाइन को हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्लियर है। जैसे ये लाइन अगर आपका ये मान लीजिए 60 डिग्री के साथ झुका हुआ है, तो दूसरा लाइन भी आपका 60 डिग्री के साथ झुका होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम इसको समांतर रेखाएं बोल देंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्त, आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर जब कोई लाइन आती है तो वहाँ पर दो कोण बनता है और दोनों कोणों का योग 180 होगा, यानी कि यहाँ पर 60 बन गया तो ये आपका 120 बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर 60 बना है तो 120 बना है। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया, यानी कि समांतर हो गया, तो इसको उठाकर अगर आप इस पर डालिएगा तो आप ये समझ नहीं पाइएगा कि कौन पहला है कौन दूसरा है, एकदम एक ही में मिल जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि एक
समांतर रेखाएं अंतर्गत कोण यानी कि ये वाला कोण का योग 180 हो जाएगा, यानी 120 + 60 180। अगर इसके समांतर खींचते हैं, इसके समांतर, तो ध्यान दीजिए दोस्त, इसके समांतर खींचते हैं तो ये 60 है, तो कितना हो जाएगा ये 120। ये क्लियर है? क्यों? क्योंकि अगर दो समांतर रेखा खींची जाए तो अंतर्गत कोण जो है 120 डिग्री बन जाता है। ये आपका 120 है तो ये आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो समझ रहे हो कि अंतर्गत कोणों का योग 180 बन जा रहा है, 160 120 80 120 60 180। यानी कि दूसरा पॉइंट, इसको समझ गए हो तो आपको पता लग गया होगा कि अंतर्गत कोण यानी कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर में 180, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180। क्लियर है? चलिए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर में कोण सी प्लस कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी बराबर में कितना? 180 होगा। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है तो आपको एक और बात इसमें नोटिस कीजिएगा, ये आपका 60 है, ये 120 है, ये 60 है, 120 है। यानी कि देख रहे हैं कि आमने सामने वाले जो कोण है वो आपका बराबर हो जा रहा है, मतलब कि आमने सामने का जो कोण है वो बराबर होगा समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो ये नोट कर लेते हैं, कोण बी बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं दोस्त, देखते हैं कि इनका विकर्ण दोनों बराबर होता है कि नहीं। अब नहीं होता है तो क्यों नहीं होते, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बी से डी तक एक विकर्ण, इसको हम D1 मान लेते हैं, और ए से सी तक दूसरा विकर्ण, इसको हम D2 मान लेते हैं। देखते हैं दोस्त, तो इसका विकर्ण जो है बराबर नहीं होगा, यानी कि D1 D2 दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा। आखिर दोनों विकर्ण बराबर क्यों नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको तो एक बात तो पता हो गया होगा कि अंतर्गत कोणों का योग 180 होगा, यानी कि अगर ये 60 है तो 120 है होगा। ये 120 है तो इसके सामने वाला जो कोण है वो तो बड़ा होगा, ये 60 होगा, इसके सामने वाला विकर्ण छोटा होगा। क्लियर हो गया? यानी कि दोनों विकर्ण तो बराबर होगा ही नहीं। चलिए, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त कि विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, एक विकर्ण D1 दूसरे विकर्ण D2 को समद्विभाजित 90 डिग्री पर नहीं, समद्विभाजित करती है, और विकर्ण जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। देखिएगा दोस्त, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है, यानी कि जब ये विकर्ण निकलेगा ना एकदम सीधा निकलेगा, ऐसे ऐसे नहीं निकलेगा, एकदम सीधा। और ये जो विकर्ण निकलेगा तो एकदम सीधा, और जब ये एकदम सीधा से निकलते हैं तो दूसरे विकर्ण के एकदम सेंटर पर जाके मिलते हैं। और जब ये सेंटर मिलेंगे तो इसको आधा आधा बराबर भाग में बांट देंगे, यानी कि अगर D1 है तो ये आपका D1/2 आधा हो जाएगा, ये भी आपका D1/2 आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ऐसा चलेगा, इस पर टकराएगा, सेंटर में इसके मिलेगा इस विकर्ण के, तो ये इसको आधा आधा कर देगा, यानी कि ये D2 है तो D2/2, ये भी आपका D2/2 हो जाएगा।
क्लियर है, मतलब कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करती है, ये क्लियर है। और यहाँ पर 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा, जहाँ पर कटेगा ना यहाँ पर 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जैसे रेक्टेंगल में होता था कि लंबाई चौड़ाई से अधिक होती थी, इसमें भी वही हाल है, लंबाई चौड़ाई से अधिक है। यानी कि इसके सामने वाला जो कोण होगा ना, इसके सामने वाला जो कोण होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बना दे, इसके सामने वाला जो कोण होगा ना, ये इसकी अपेक्षा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर 180 डिग्री का कोणों का योग होता है। तो अगर ये थीटा होगा तो 180 में थीटा होगा, और दोनों का योग करते हैं तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लंब चौड़ाई से अधिक है, इसलिए ये थीटा अधिक होगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। यहाँ इसलिए यहाँ पर मैं 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। चलिए ये क्लियर हो गया। और शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं है। चलिए ये पॉइंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी है, ठीक है। आज इसमें आपका विकर्ण ए से सी तक है। अगर समांतर चतुर्भुज में ऊंचाई दे रखा है 90 डिग्री के साथ, और तो ऊंचाई अगर यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर रखिएगा तो दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। तो ए बी सी त्रिभुज और ए डी सी त्रिभुज को देखिएगा दोस्त, ए बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये लंबाई है ए डी, और इसमें बी सी, दोनों बराबर, और ये सी तो दोनों में है, यानी कि दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो जा रहे हैं। यानी कि ए बी सी त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल निकाल दें, और निकाल कर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि 2 त्रिभुज है, 2 से गुना कर देंगे तो पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो बस यही करना है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, जब ऊंचाई आधार हो तो 1/2 गुने आधार कितना है बी सी, गुने ऊंचाई तो h, और 2 त्रिभुज है ना तो 2 से गुना कर देते हैं, 2 खत्म। तो BC क्या है, BC इसके लिए भी आधार है, इसके लिए भी आधार है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। कभी भी समांतर चतुर्भुज में क्षेत्रफल पूछे और जिसमें आधार ऊंचाई दिया हो तो आधार गुना ऊंचाई उसका क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। अगर समांतर चतुर्भुज में एक कोण दिया हो, जिसका कोण का नाम है अल्फा, कोण अल्फा दिया हो और लंबाई या चौड़ाई दिया हो, तो उस स्थिति में हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, ABCD का क्षेत्रफल अल्फा दिया है, यानी कि अब तो ये तो क्लियर है ना कि दोनों त्रिभुज बराबर है। तो इस त्रिभुज के देखते हैं ABC को, तो 1/2 गुने AB गुने BC, बीच का कोण कितना है अल्फा, तो गुने साइन अल्फा। 2 कोण है, 2 त्रिभुज है तो 2 खत्म। यानी कि AB क्या है चौड़ाई, BC क्या है लंबाई, और अगर अल्फा या कोई भी कोण दिया हो तो गुने साइन वो कोण हो जाएगा, ठीक है। तो जब लंबाई चौड़ाई और उन दोनों के बीच का कोण दिया हो तो इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये कि इस समांतर चतुर्भुज के ये जो त्रिभुज है ना चारों, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है। ये बराबर होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों बराबर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार तो हमें लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको तो पता है ना
कि यहाँ से जब विकर्ण दो विकर्ण जाती है तो एक लाइन पर दो कोण बनते हैं और दोनों कोणों का योग 180 होता है। ये क्लियर है? 180 होता है, ठीक है। जिसमें ये लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो ये कोण तो अधिक है, तो ये आप ले लीजिए कितना, थीटा ले लीजिए। तो अगर ये थीटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है? चलते हैं दोस्त, देखते हैं कि ये चारों त्रिभुज बराबर कैसे होते हैं। इस त्रिभुज को थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, BOC त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। तो 1/2 गुने BO कितना है, D2/2, यही है ना, तो D2/2 गुने ये वाला OC, तो OC कितना है, ये D1/2। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, थीटा है, यानी कि साइन थीटा। अब इस त्रिभुज को देखते हैं दोस्त, C और D को, इसका क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं। 1/2 गुने OC कितना है, D2/2, ठीक है। और ये OD, यहाँ पर O ले लीजिए, OD कितना है, D1/2। इनका बीच का कोण कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा, और आप जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा ही होते हैं, ठीक है। यदि आप त्रिकोणमिति जानते होंगे तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होते हैं, मतलब इसके स्थान पर साइन थीटा ही होगा। अब देखिए दोस्त, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाइएगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलाइएगा, दोनों बराबर हो गया, यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मतलब कि सभी के सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आमने सामने के त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, इसके आमने सामने के त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका फाइनली इस प्रकार निकल जाएगा कि D1 गुने D2 बटा में 8 गुने साइन थीटा, ठीक है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना आ गया है। तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, अगर 4 से गुना कर देंगे तो पूरा ABCD क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, यानी कि इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। जब समांतर चतुर्भुज में केवल विकर्ण दिया हो, ना तो लंबाई दिया हो ना तो चौड़ाई, केवल विकर्ण दिया हो, तो क्षेत्रफल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। ABCD का क्षेत्रफल, तो एक त्रिभुज ले लीजिए BOC का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल गुने उसमें 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। BOC कितना है दोस्त, D1 गुने D2 बटा में 8 गुने साइन थीटा, 4 से गुना किया गया है क्योंकि पूरा का निकालना है तो 4 दूनी के 8, यानी कि D1 गुने D2 गुने साइन थीटा बटा में 2। तो इस प्रकार से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब केवल विकर्ण दिया हो और थीटा दिया हो तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोला जाता है। ABCD, और इस स्क्वायर के प्रत्येक भुजा बराबर होते हैं। तो पहला पॉइंट कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर में AD। तो अगर हम BC को x मानते हैं तो सभी के सभी x हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी बराबर हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए दोस्त, ये जो भुजा है ना एकदम सीधी खड़ी है, एकदम सीधी, और जब सीधी खड़ी होती है तो साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनता है, ठीक है। तो इसके साथ में आपका 90 डिग्री का कोण भी बनेगा, यानी कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर में 90 डिग्री के साथ में ये बराबर होंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त
इसके विकर्ण पर। देखते हैं इसके विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं। तो इस विकर्ण को हम D1 मान लेते हैं, डायगोनल 1, इसको हम डायगोनल 2 मान लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, जब हम AC निकालने जाएंगे, AC की लंबाई, तो AC यानी कि डायगोनल 2 बराबर, तो इस त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा दोस्त, यह 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज हो जा रहा है। तो इसके सामने वाला कर्ण था, कर्ण बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है। चलिए, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये निकलेगा तो x रूट 2। ठीक है, डायगोनल 2 यानी कि AC की लंबाई। अब चलते हैं डायगोनल 2 यानी कि BC की लंबाई, BC यानी कि डायगोनल 1। तो इसका भी देखते हैं, तो BCD त्रिभुज में देखते हैं, तो 90 डिग्री है, तो सामने वाला कर्ण बराबर में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आधा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपका x रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण की जो वैल्यू है वो बराबर हो जा रही है, मतलब कि वर्ग की दोनों विकर्ण बराबर होती है। ठीक है। दूसरा तरीका से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है, तो इसके सामने वाला विकर्ण BD, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाया है, तो इसके सामने वाला ये विकर्ण, तो दोनों कोण बराबर, तो दोनों विकर्ण भी बराबर। ठीक है, इस तरह भी से भी समझ सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर थोड़ा समझिएगा दोस्त। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को संविभाजित करती है, कहाँ, 90 डिग्री पर। तो थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एक विकर्ण D1 दूसरे विकर्ण को D2 को 90 डिग्री पर संविभाजित करते हैं। और शीर्ष कोण यानी कि कोण B, कोण C, कोण D, A को शीर्ष कोण को संविभाजित करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ग का, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्त, इसको थोड़ा समझते हैं। D1 विकर्ण 1 विकर्ण 2 को संविभाजित करती है। आप जानते ही हैं कि जब यहाँ से निकलेगा तो इस विकर्ण के एकदम सेंटर में जाएगा। ठीक है, सेंटर पर करेगा, तो ये जितना होगा उसको आधा आधा कर देगा, यानी कि अगर ये D1 है ना, तो इसको D1/2 कर देगा, ये इसको D1/2। ठीक है, और जब ये वाला इस पर टकराएगा, यहाँ पर ऐसे पीछा मारेगा, तो यहाँ पर इसको D1 है, सॉरी ये D1/2 सही है, तो D2/2 हो जाएगा। ठीक है, D2/2। क्लियर है। चलिए, और साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। अब ये दोस्त समझते हैं कि 90 डिग्री का कोण क्यों बनेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर ये दोनों कोण का योग 180 होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों का सामने वाला कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी कि 180 को जब आधा आधा करेंगे तो 90 बराबर हो जाएंगे, तो बराबर भुजा भी बराबर। ठीक है, इस तरह से। दूसरा तरीका ये है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे शीर्ष कोण को आधा में संविभाजित करती है, तो ये 45, ये भी 45, जब ये 45 90, तीसरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री।
ठीक है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा समझते हैं दोस्त। ABCD का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये आपका वर्ग हो गया ABCD, जिसमें ये आपका विकर्ण है। थोड़ा ABC और त्रिभुज ADC को देखिए, ये चारों भुजा बराबर है, यानी कि इसमें x इसमें x दोनों भुजा बराबर, इसमें भी x इसमें x दोनों भुजा बराबर। ये तो विकर्ण है तो दोनों में है, यानी कि दोनों त्रिभुज बराबर है। यानी कि अगर हम ABC का क्षेत्रफल निकालें और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा ABCD का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 गुने AB कितना है x है, गुने x गुने BC कितना है x है, और दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो गुने sin 90। तो दो त्रिभुज है ना, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 खत्म, और sin 90 के बाद कितना होता है 1 होता है, तो x गुने x स्क्वायर। और इसी तरह ABCD यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि जब भी वर्ग में भुजा दे तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट कि इस वर्ग में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 त्रिभुज बन रहा है और चारों त्रिभुज बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। एरिया ऑफ BOC बराबर में एरिया ऑफ COD बराबर में एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ AOB। आखिर ये चारों त्रिभुज बराबर क्यों होते हैं, ये तो आप जान गए होंगे, क्योंकि जितने भी मैंने पिछले वाला आकृति में बताया है कि चारों त्रिभुज बराबर होते हैं। इसको भी बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज के देखिएगा क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, 1/2 गुने इसको BO तो D1/2 गुने OC कितना है D2/2, बीच का कोण कितना 90 डिग्री, तो गुने sin 90। अब इस त्रिभुज के देखते हैं, 1/2 गुने CO कितना है D2/2 गुने OD कितना है D1/2, इसके बीच में कोण कितना 90 डिग्री, तो sin 90। तो ये सिंपली देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, यानी कि चारों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकल सकता है D1 D2 बराबर है, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बटा में 1 2 3 4 8 बटा में इतना, ठीक है। क्लियर हो गया। D1 D2 बराबर होते हैं वर्ग में, तो विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बता रहे हैं 2 2 4 4 8 sin 90 का मान 1 होता है, यानी कि विकर्णों द्वारा बना हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के अंदर इतना होता है, विकर्ण स्क्वायर बटा में 8, ठीक है। अब यह एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटा 8 है, अगर इसमें 4 से गुना कर दें तो ABCD यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो ABCD का क्षेत्रफल यानी कि स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण स्क्वायर बटा में 8, 4 त्रिभुज है ना 1 2 3 4, तो 4 से गुना कर दिया, चारों बराबर है, 4 दूनी के 8, यानी कि विकर्ण स्क्वायर बटा 2। यानी कि वर्ग में जब केवल विकर्ण दिया रहे और उसमें आपसे क्षेत्रफल पूछे तो विकर्ण स्क्वायर बटा 2। क्लियर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं कारण बता दिया कि कैसे आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं दोस्त।
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका परिमाप देख लेते हैं, यानी कि पेरीमीटर। क्या होता है, चारों भुजा बराबर, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 गुने भुजा, 4 गुने x। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, इसका एक भाई है, इसका नाम है समचतुर्भुज, या इंग्लिश में उसको कहते हैं रोम्बस। राइट है, तो उसको थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से समझेंगे। समचतुर्भुज, जिसकी इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। ABCD। जैसा कि ये समचतुर्भुज वर्ग का ही रूप है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती थी, इसमें भी सभी भुजा बराबर होंगी। तो पहला पॉइंट कि सभी भुजा बराबर, यानी कि AB बराबर BC बराबर में CD बराबर AD। एक भुजा का अगर हम x मान लेते हैं तो ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x, ये भी आपका x। ठीक है, तो बराबर x। तो वर्ग में क्या होता था कि सभी भुजा एकदम खड़ी खड़ी होती थी। इसमें समचतुर्भुज में थोड़ा सा ऐसे है। ठीक है, तो कोण पर तो 90 डिग्री बनेगा नहीं। ठीक है, नहीं बनेगा, तो साथ में ये विपरीत वाले जो भुजा है समांतर होंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कि AD समांतर BC, AB समांतर CD। अब ध्यान दीजिए दोस्त, समांतर क्या होता है, इसको समझते हैं। जब एक लाइन पर दो रेखाएं खींची जाए, और दोनों रेखाएं ही एक बराबर कोण के साथ झुकी हुई हो, तो उसे बोलेंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, तब ये कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। तो आप एक बात जानते हैं कि एक पॉइंट पर दो कोण बनते हैं, और दोनों कोणों का एक 180 होता है। अगर ये पर 60 बनाया है तो ये आपका 120 हो जाएगा। क्लियर होगा। ये भी 60 बनाया है तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि समांतर रेखाओं के अंतर्गत कोण, मतलब ये एक लाइन पर जो कोण है अंतर्गत कोण, इनका योग 180 हो जा रहा है, यानी कि 60 120 80 हो जा रहा है। मतलब कि समांतर रेखाओं के अंतर्गत कोणों का योग 180 होता है। अगर इसके समांतर यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समचतुर्भुज है ना, इसके समांतर खींच लेते हैं, तो इसके समांतर ये है, एक ही लाइन पर दोनों है समांतर है, तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 120 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि समांतर जब रेखाएं हों या चतुर्भुज हो, उनके अंतर्गत कोणों का योग 180 हो जा रहा है, जो कि मैंने आपको समझा दिया था समांतर चतुर्भुज में कि कैसे होता है, इसमें भी आपको समझा दिया। ध्यान दीजिए दोस्त, तीसरा पॉइंट अंतर्गत कोण, यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर कोण B प्लस कोण C बराबर कोण C प्लस कोण D बराबर कोण A प्लस कोण D। ये सभी के सभी बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री का। ठीक है, मैंने सभी को बराबर में क्यों लिख दिया है, क्योंकि कोण A प्लस कोण D बराबर 180 लिखते हैं, कोण C प्लस कोण D बराबर 180 लिखते हैं। ठीक है, सभी को बराबर 180 लिखते हैं, तो इसलिए मैं एक साथ सभी को बराबर करके 180 डिग्री लिख दिया। क्लियर है। अब दूसरे पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्त, ये अंतर्गत कोणों का एक 180 है, ये तो क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर 60 है, यहाँ पर भी 60 है, 120 है, यहाँ पर भी 120 है। यानी कि जब भी समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज की बात आए, तो उनके आमने सामने का जो कोण है बराबर होती है, और अंतर्गत कोणों का योग 180 होती है। ये क्लियर है। चलिए, तो कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D, ये तो क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं विकर्ण पर।
अगर यहाँ से बी से डी तक विकर्ण खींचा जाए समचतुर्भुज का, जिसको मान लेते हैं ये D1 डायगोनल 1 है। ए से सी तक दूसरा विकर्ण खींचते हैं, जिसको हम मान लेते हैं डायगोनल 2। ठीक है, तो देखते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, ये क्लियर है। ये आपका 120 बन रहा था, ये 160 बन रहा था, ये दोनों तो कोण तो बराबर नहीं हो रहा था। मतलब इसके सामने वाला विकर्ण एक बड़ा होगा, ये कोण छोटा होगा, तो इसके सामने वाला कोण विकर्ण छोटा होगा, यानी कि दोनों विकर्ण बराबर होंगे ही नहीं है। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो लिख लीजिए कि समचतुर्भुज का विकर्ण कभी बराबर नहीं होता है, यानी कि D1 कभी भी D2 के बराबर नहीं होते। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समविभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। एक विकर्ण यानी कि D1 दूसरे विकर्ण D2 पर 90 डिग्री बनाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए समविभाजित करती है। समविभाजित करती है और शीर्ष कोण को भी समविभाजित करती है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आप इसको रटे नहीं। ध्यान दीजिए दोस्त, रटना नहीं है। एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पर 90 डिग्री बनाते हुए समविभाजित करती है और शीर्ष कोण को भी समविभाजित करती है। इसको थोड़ा समझते हैं दोस्त। होता है क्या, ये तो क्लियर है ना कि ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब एकदम सीधे चलेगा और यहाँ से जब सीधे चलेगा तो ये दोनों विकर्ण आपस में एकदम सेंटर पर टकराते हैं। ठीक है, एकदम सेंटर, जब सेंटर पर टकराते हैं तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको D1 माने हैं इसको, तो ये आपका D1 बटा में 2 हो जाएगा और यहाँ से D1 बटा में 2, दो बराबर भागों में। और D2 माने हैं तो ये इस विकर्ण को दो बराबर भागों में, यानी कि ये आपका D2 बटा में 2, D2 बटा में 2। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं दोस्त, ये 90 डिग्री बनाते हैं, क्यों बनाएंगे थोड़ा समझते हैं। इस भुजा को देखिए, एक से इस भुजा देखते हैं, ये भी एक से, यानी कि दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, दोनों भुजा बराबर है। और जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ पर तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनेगा, दो कोणों का 180 डिग्री कोण बनेगा। तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण तो बराबर होना चाहिए। यानी कि इसके स्थान पर ऐसा रख दीजिए कि दोनों के अनुसार ये बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 180 बनता है, 180 का आधा आधा करते हैं तो 90 90 और 90 90, यानी कि इस बराबर, ये दोनों के अनुसार भी बराबर। क्लियर हो गया कि 90 डिग्री क्यों बनेगा। ठीक है, डाउट क्लियर? चलते हैं, ये हो गया। और शीर्ष कोण को भी समविभाजित करती है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया था त्रिभुज वाले वीडियो में कि जब ये दोनों भुजा बराबर हो, इससे एकदम सीधा खींचा जाए तो इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये आपका है A से C तक विकर्ण ले लेते हैं।
यदि समचतुर्भुज में ऊंचाई दिया हो और आधार दिया हो तो उस स्थिति में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, थोड़ा देखते हैं। ये आपका ऊंचाई है, सीधा एकदम 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर अगर ऊंचाई यहाँ पर लेते हो, यहाँ पर भी लेंगे तो इतना ही होगा, यहाँ पर भी ले लेंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्त, त्रिभुज ABC को देखिए और त्रिभुज ACD को देखिए। इसमें भुजा x, इसमें भुजा x, दोनों बराबर। इसमें भुजा x, इसमें भी बराबर, ये भी बराबर। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज बराबर है। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दें, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें 2 से गुना कर दें, क्योंकि दोनों बराबर है, 2 से गुना कर दें तो ये पूरा ABCD का क्षेत्रफल यानी कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। आधार है, ऊंचाई है, तो आधार ऊंचाई होता है तो कैसा फार्मूला होता है, 1/2 गुने आधार। आधार कितना है, BC गुने ऊंचाई h। 2 त्रिभुज है तो दोनों से गुना कर दीजिए तो 2 खत्म। यानी कि BC h के लिए आधार है, ये भी AD x सेम है। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। तो जब भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे और उसमें आधार ऊंचाई दिया रहे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्त कि समचतुर्भुज में ये जो चारों त्रिभुज है बराबर होते हैं। ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज B, यहाँ पर वो लेते हैं BOC बराबर एरिया ऑफ COD, एरिया ऑफ AOD, एरिया ऑफ AOB बराबर होते हैं। चारों त्रिभुज बराबर होते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा, BOC का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने BO कितना है, D1/2 गुने OC कितना है, D2/2। इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री, तो गुने sin 90। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो इस तरह से होगा 1/2 गुने D2/2 गुने D1/2, इस तरह से और गुने sin 90 बराबर हो जाएगा। चलिए दोस्त, sin 90 का मान 1 और ये D1 गुने D2 बटा में 8। यानी कि समचतुर्भुज में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका D1 गुने D2 बटा में 8। ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल D1 गुने D2 बटा 8 और सभी के सभी त्रिभुज बराबर है। अगर इसमें एक त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर 4 से गुना कर दें, 1 2 3 4 से गुना कर दें तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। क्लियर है। मतलब कि जब समचतुर्भुज में केवल विकर्ण दिया हो तो हम कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ABCD का क्षेत्रफल कितना है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल D1 गुने D2 बटा में 8, 4 से गुना कर देते हैं क्योंकि 4 त्रिभुज है बराबर, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 गुने D1 गुने D2। क्लियर हो गया। चलिए ये आपका फार्मूला हो गया कि अगर केवल विकर्ण दिया हो तो आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस त्रिभुज के BOC त्रिभुज को देखते हैं और विकर्ण और भुजा का रिलेशन देखते हैं कि क्या होता है। जब भुजा दिया हो और उसमें विकर्ण पूछे तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला थोड़ा निकालते हैं। BOC त्रिभुज को देखते हैं तो क्या होगा, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो x² बराबर D1 बटा में
2 का स्क्वायर प्लस d2 बटा 2 का स्क्वायर। ये आपका क्लियर है ना। जैसे देखिए 90 डिग्री बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर में लंबे स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर में d1 स्क्वायर बटा में 4 प्लस d2 स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर जब एलसीएम लेते हैं तो 4 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी कि फाइनली यहाँ पर भागा में 4 इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 4x स्क्वायर बराबर में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका विकर्ण और भुजाओं का रिलेशन निकल जाएगा। यदि भुजा दिया हो तो आप विकर्ण निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर तो आप जान गए होंगे। x x x x कितना x 4x, तो 4x क्या हो जाएगा परिमाप, 4x यानी कि 4 गुनी भुजा इसका परिमाप होता है। चलिए ये आपका समचतुर्भुज आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उस चतुर्भुज का नाम है समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजिया कहते हैं। समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। ABCD। और इस ट्रेपेजियम का आमने सामने ये वाला समांतर होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 AD समांतर BC। ठीक है, और इसका जो विकर्ण इस प्रकार है O, तो विकर्ण आपका AO बटा में OC, OD बटा में OB। ठीक है, ये विकर्ण होता है। याद रखना छोटा छोटा ही लेना है, जैसे AO बटा में OC, फिर ऊपर वाला ही लेना है OD बटा में नीचे वाला OC OB। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब इसका क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्षेत्रफल यानी कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। इसमें आपका ऊंचाई दिया है, आपका एकदम सीध है। ठीक है, या यहाँ पर भी हो सकता है, ये दोनों यहाँ पर भी आप दे सकते हैं 90 डिग्री। अगर समलंब में ऊंचाई दिया हो और ये भुजा दिया हो, समांतर भुजा दिया हो, तो उस स्थिति में क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान दीजिए, 1/2 गुने H गुने समांतर भुजाओं का योग AD प्लस BC। इसमें और कुछ पॉइंट नहीं है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और यदि आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो इसका भुजा दिया होगा, इस सभी को जोड़ लीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। दूसरे पॉइंट से ये दोस्त कि यदि क्या होता है कि समलंब में कि कभी कभी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये जब दोनों बराबर होंगे तो क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका होगा। केवल एक तरीका होगा, एक अंतर हो जाएगा कि ये दोनों विकर्ण जो है ना बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि विकर्ण AC बराबर में BD। ठीक है, कब, जब ये भुजा बराबर होंगे ट्रेपेजियम में, तो ये दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप क्षेत्रफल परिमाप निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं।
ये सर्कल है, इसमें आपका ये त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका परिमाप, एक और बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको हम परिधि भी बोलते हैं और इसको परिमाप भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इसका परिमाप। चलिए ये हो गया वृत्त। नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्कल। तो बस इसको आधा कर दीजिए, हो गया आपका अर्धवृत्त इस तरह से। तो ये आपका इधर से आर हो जाएगा, इधर से आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो बस पाई आर स्क्वायर टोटल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसका आधा कर दीजिए, हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको याद करना क्या है। और यदि परिधि, यानी कि परिधि कह सकते हैं या परिमाप भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्त, यानी कि इस सभी बाहरी लंबाइयों को जोड़ दीजिए। ये आर है, ये आर है, 2r, और 2r ये क्या है, परिधि। तो देखते हैं आर 2r। ठीक है, अब ये क्या कहलाता है, परिधि का भाग है ना, ये टोटल ये परिधि का लाया है, तो 2 पाई आर। ठीक है, और इसका जब आधा कर दीजिएगा तो आधा नहीं निकल जाएगा ये। ठीक है, चलिए आर कॉमन ले लीजिए और 2 प्लस पाई, ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि अर्ध परिमाप का r × पाई प्लस 2 होता है, रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना चीज़ रटिएगा। हो गया ये। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट है आपका त्रिज्यखंड। ठीक है, तो इस पर भी बेस्ट आपका प्रश्न आते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्त, कि वृत्त में त्रिज्य द्वारा कटा हुआ भाग को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। थोड़ा सा इसको बारे में समझते हैं। जैसे ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, और इसको ये सेंटर है, सेंटर से ये आपका त्रिज्या, ये आपका त्रिज्या। तो ये भाग इतना कट गया, तो इस भाग को AOB, इस भाग को हम छोटा त्रिज्यखंड बोलते हैं। इस भाग को हम बड़ा त्रिज्यखंड बोल देंगे। ठीक है, इसको हम छोटा त्रिज्यखंड, इसको बड़ा त्रिज्यखंड करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, ये आपका थीटा के साथ झुका रहेगा, थीटा रहेगा। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल की बातें है ना, यानी कि ये जो भाग है ये वृत्त का ही भाग है, वृत्त के क्षेत्रफल का ही भाग है ये। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। और ये आपका थीटा के साथ इतना बनाया है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब जानते हैं 360 डिग्री का टोटल होता है यहाँ पर समझते हैं। 360 डिग्री का टोटल होता है, और एक भिन्न का टोटल होता है। एक जो है भिन्न का टोटल होता है, यानी कि 360 डिग्री बराबर एक कर सकते हैं क्या, डिग्री का टोटल 360 डिग्री और भिन्न का टोटल एक कर सकते हैं। 1 डिग्री बराबर 360 डिग्री, और यहाँ पर थीटा दिया है। ठीक है, मतलब प्रश्न में कुछ ना कुछ एंगल दिया होगा, तो मैंने थीटा मान लिया है। तो थीटा डिग्री, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 360, यानी कि
ये जो त्रिज्यखंड जो बना है ना, इतना भाग कटा है, थीटा बता 360 का। तो वृत्त के क्षेत्रफल का कितना कटा है, थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो इसको याद करने की जरूरत क्या है? देखिए दोस्त, जब भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालने को कहा जाए, छोटा त्रिज्यखंड, तो करना क्या है कि क्षेत्रफल की बात आया है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लीजिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और जितना लिया है थीटा, अगर थीटा लिया है तो टोटल कितना है 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना भाग लिया है थीटा, तो थीटा बटा 360 डिग्री, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, अगर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो बस टोटल का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना है इसमें, पाई आर स्क्वायर टोटल वृत्त का क्षेत्रफल, अब माइनस इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, निकल जाएगा बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री घटा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट जानने की जरूरत है ताकि कोई भी डाउट ना रहे। ये हो गया त्रिज्यखंड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या कोई डाउट क्लियर होगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि इन पॉइंट से रिलेटेड कभी भी उनको प्रॉब्लम ना हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि हाल ही में आए होंगे। राइट है। एक और बात दोस्त, ये जो वृत्त है ना, ये मैं केवल परिधीय क्षेत्रफल के बारे में इसमें बात किया था। वृत्त को किसी और वीडियो में बेहतरीन ढंग से समझेंगे, जिससे वृत्त से रिलेटेड मतलब कैसा भी प्रश्न आए तो आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।